नमस्कार, मैं हूं मनीष। संवैधानिक हितों की रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चित है, सिर्फ इसलिए कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो ज़मीन का मामला है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है ज़मीन के मामलों में काफ़ी एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही है। आदिवासी अपनी ज़मीनों को लेकर परेशान हैं। कई ऐसे मामले हैं, कोरबा में अभी ज़मीन अधिग्रहण को लेकर लोग पद यात्रा करने की तैयारी में है। ऐसे ही कुछ मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं आलोक शुक्ला जी। हम आलोक शुक्ला जी से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ज़मीन छत्तीसगढ़ राज्य का मामला है तो भूमि अधिग्रहण एक तरह से केंद्र का मामला होता है। तो इन दोनों सरकारों के बीच में कैसा सामंजस्य होना चाहिए और कैसे आखिर आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी, उनकी ज़मीनों की रक्षा होगी और कैसे उनकी ज़मीनों को बचाया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कोरबा के विषय पर अगर बात करें तो कोरबा में काफ़ी जो ग्रामीण है वो आंदोलन के मूड में है और कोरबा से लेकर रायपुर तक पद यात्रा करने की तैयारी में है। पूरा आखिर मसला क्या है? देखिए, जो कोरबा का हसदेओलन का इलाका है, जो कि कोरबा सरगुजा के बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे जो कोयला खदानें हैं, 20 कोयला खदानें, उसमें से अभी जो 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं, उन कोल ब्लॉकों को शुरू करने की प्रक्रिया हो रही है। कोरबा ज़िले में जो कोल ब्लॉक पड़ते हैं, पतुरिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ सरकार को आवंटित है, एमडीओ अडानी के साथ है। मदनपुर साउथ जो कि कमर्शियल माइनिंग है, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए एमडीओ बिरला समूह के पास है। इन दोनों कोल ब्लॉक को जो भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। वहाँ की ग्राम सभाएँ 2015 से और उसके पहले से भी 2015 से सतत ये विरोध कर रही हैं। 20 ग्राम सभाओं ने जब आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब ग्राम सभाओं ने कहा था कि हमारे ये संविधान की 5वीं अनुसूचित इलाका है, ये जल जंगल ज़मीन हमारी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व है। हम इसका विनाश नहीं होने देना चाहते और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ माइनिंग हो। इस प्रक्रियाओं को यहाँ बंद किया जाए। उन ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार ने कोल ब्लॉक के आवंटन किए। वर्तमान में भी ग्राम सभाओं के विरोध यथावत जारी हैं और वो विरोध कर रहे हैं। हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया कोल बैलिंग एक्ट 1957 के तहत। और उस कोल बैलिंग एक्ट से अधिसूचना जारी करने के पहले, चूँकि वो इलाका 5वीं अनुसूचित इलाका है और 1996 में जो पैसा कानून बना है, उस पैसा कानून के अंदर परामर्श का प्रावधान है कि आप जो है 5वीं अनुसूचित इलाकों में किसी भी तरीके के भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करेंगे। कोयला मंत्रालय के द्वारा इस प्रक्रिया को बाईपास किया गया और सीधे अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके खिलाफ लोग लगातार आंदोलनरत हैं। वहाँ के सरपंचों ने चिट्ठी लिखी कोयला मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और आदिवासियों के संवैधानिक हितों की रक्षा करें, और लगातार उसका विरोध कर रहे हैं कि ये गैरकानूनी अधिसूचना है, इसको तत्काल रद्द किया जाए। पिछले दिनों मोलगा में एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम पदयात्रा करेंगे, रायपुर तक जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अपने जंगल ज़मीन को विनाश होने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस इलाके में मतलब आप ये मानते हैं कि ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास नहीं किया है, उसके बावजूद इस तरीके से वहाँ पर सब कुछ चल रहा है? देखिए, अभी एक जो पूरे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है, और देखिए हम तो सिर्फ हसदेव की बात नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मसला है। छत्तीसगढ़ का 65% इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है और इन क्षेत्रों के आदिवासियों, और आदिवासी नहीं गैर आदिवासी भी, इनके संवैधानिक हितों की जो रक्षा का दायित्व कहीं ना कहीं राज्यपाल प्रशासक है, लेकिन राज्य सरकारों का दायित्व कि उनको निभाना। जब 1996 में पैसा कानून बना था, उसके पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं से के पहले कोई सहमति या परामर्श के प्रावधान नहीं था। हमें पता है कि देखिए, भूमि अधिग्रहण जो है वो अधिग्रहण केंद्र का विषय है, लेकिन ज़मीन जो है वो राज्य का विषय है। जो 13 केंद्रीय कानून बने हैं, रेलवे का अलग कानून है, कोयला मंत्रालय का अलग कानून है, पेट्रोलियम का अलग कानून है भूमि अधिग्रहण के, और 1894 का कानून था, जिसको 2013 के यूपीए के द्वारा बनाए कानून के द्वारा परिवर्तित किया गया। 1996 के पहले जब आदिवासी इलाकों में भूमि अधिग्रहण होता था तो कोई परामर्श की प्रक्रिया नहीं थी, सीधी अधिसूचना जारी होती थी। 1996 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए स्थानीय स्वशासन के लिए जो कानून बना, पैसा कानून, उस पैसा कानून में ये प्रावधान दिया गया कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में यदि किसी आदिवासी के किसी भी परियोजना आती है तो आपको भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना है। परामर्श शब्द है और ये सभी कानूनों पे बाध्यकारी है, क्योंकि उसमें लिखा भूमि अधिग्रहण। अब आप किसी भी कानून से करिए। छत्तीसगढ़ के अंदर जानबूझकर कोयला मंत्रालय के द्वारा
अडानी बिरला जैसे कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए उसकी गलत व्याख्या की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोल बैलिंग एक्ट में पैसा कानून लागू नहीं होता। ये पूर्णतः गलत व्याख्या है। इसीलिए गलत व्याख्या है कि कानून जो है, पैसा कानून है, वो संविधान के संशोधन के साथ आया, केंद्रीय कानून है और वो कानून बाकी कानूनों के ऊपर जो है लागू होगा। कानून के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि पैसा कानून से असंगत कोई कानून है, 1 साल के अंदर उनको संशोधन किया जाए। यदि संशोधन नहीं किए जाते तो पैसा के प्रावधान लागू होंगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें क्या लगता है कि जो कानून की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या ग्रामीणों की जो अज्ञानता है, इसमें राज्य आखिर क्यों नहीं मदद कर पा रही है, जन जागरूकता क्यों नहीं हो पा रहा, और केंद्र अगर ज़मीन इस तरीके से अधिग्रहण करना चाह रही है तो इसमें राज्य का कितना हस्तक्षेप? देखिए, आपको इसका आप देखेंगे कि 2014 में देश की मोदी सरकार आज की डेट में जिस तरीके से कॉरपोरेट परस्ती में डूबी हुई है, उस कॉरपोरेट परिस्थिति में तमाम उन जनपक्षीय कानूनों को ख़त्म कर रही है या बाईपास कर रही है। हमें याद होगा 2014 में मोदी सरकार ने आते साथ सबसे पहला हमला 2013 के कानून पे किया था। वो हमला ये था कि उसके जो जनपक्षीय प्रावधान थे उनको ख़त्म कर दिया जाए। काफ़ी विरोध हुआ, उनको विड्रॉ करना पड़ा। अरुण जेटली जी ने उस समय ये कहा था कि राज्य सरकार अपने जलिए, और आप देखेंगे कि तमाम राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाए कि 2013 के कानून का कोई मकसद ही नहीं रहा। अभी कॉरपोरेट को खुली लूट देने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि जो अडानी जैसे कॉरपोरेट हैं उनके मुनाफे के लिए उनकी परियोजनाओं के बीच में कोई अड़ंगा है, चाहे वो पैसा कानून 1996 हो, चाहे वो वन अधिकार कानून हो। ये वो कानून है जो यूपीए के द्वारा बनाए गए कानून थे और वो ताकत देते हैं जनता को कि ठीक है, आपको परियोजना लगानी है, लेकिन परियोजना के पहले आपको लोगों की सहमति की बात है, ग्राम सभाओं से आपको पूछना पड़ेगा। मोदी सरकार इस प्रावधान को नहीं चाहती और इसीलिए कोयला मंत्रालय कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। सवाल है कि राज्य की भूमिका क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम यही अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल रमन सिंह के समय हमें याद है, देखा होगा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक या तो ग्राम सभाएं होती नहीं थी या फिर फर्जी ग्राम सभाएं होती थी। टाटा से लेकर लोहंडी गुणा का उदाहरण है, जहाँ पे पुलिस फोर्स लगा के और लोगों से कोले कागज पर दस्तखत करवाए गए। इन्हीं के खिलाफ आक्रोश के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आई है कि ये जो कॉर्पोरेट लूट है इस पर अंकुश लगाया जाए और जो जनपक्षीय कानून है उनका पालन किया जाए। लेकिन पिछले 2 सालों में जो स्थिति नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के सामने जो है वो उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। 2 उदाहरण मैं देने की आपको कोशिश करता हूँ। परसा का जब भूमि अधिग्रहण रमन सरकार के समय हुआ था, इसी प्रक्रिया के तहत हुआ, बिना ग्राम सभा सहमति की। यहाँ तक कि फर्जी ग्राम सभा हुआ। लोगों ने कलेक्टर को शिकायत की कि एफआईआर दर्ज की जाए। आज तक एफआईआर नहीं हुई। राज्य सरकार से कहा कि इसकी जांच की जाए, नहीं हुई। बस्तर के आप मामले में देख लीजिए, 13 नंबर डिपॉजिट का मामला, कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट आने के बाद कि जो ग्राम सभा फर्जी थी और जो पूरी वन स्वीकृति की प्रक्रिया नल एंड वाइड है, आज तक उसकी वन स्वीकृति को ना निरस्त किया गया, ना लीज कैंसिल की गई। दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम बस्तर की तरफ की बात कर रहे हैं। बस्तर में बैलाडीला पर 13 नंबर की पहाड़ी है, उसके बारे में पहले दर्शकों को बताएंगे और फिर क्या मसला है बस्तर के बैलाडीला को। देखिए, बस्तर का जो आपने एक पिछले दिनों काफ़ी एक सुना था मामला नंदराज पहाड़ उड़ीसा का, जो कि वहाँ के जो है काफ़ी ये नियमगिरी पहाड़ उड़ीसा का, जो कि वहाँ के आदिवासियों का एक बड़ा स्थान है और उनकी आस्था है। और जब वहाँ पे वेदांता की माइनिंग की प्रक्रिया आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वन अधिकार मान्यता कानून के तहत डाइवर्जन के पहले यहाँ पे ग्राम सभा अंतिम निर्णय लेंगे। उसी तरीके का मामला बस्तर का 13 नंबर डिपॉजिट, जो कि एनएमडीसी को एक माइनिंग अलॉट हुई है और उसका संयुक्त उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ है और इसका एमडी अडानी कंपनी के साथ है। यहाँ जो नंदराज पहाड़ है ये भी बस्तर के एक बड़ा आस्था का केंद्र है। वहाँ के जो नंदराज जो हैं वो आदिवासियों के देवता हैं जो पहाड़ पे है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो पहाड़ पर्यावरण दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ की जैव विविधता और वहाँ के जंगल। और ये बात स्वयं जो मंत्रालय की वन स्वीकृति की प्रक्रियाएं हैं उसमें ये लिखे गए हैं। पिछले दिनों वो उसका मामला काफ़ी आया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि हमसे बिना पूछे यहाँ पे माइनिंग की जा रही है। जब एक व्यापक आंदोलन चला, आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने एक दबाव के कारण एक कमेटी गठित की कि इसकी जाँच की जाए। जब कलेक्टर की जो कमेटी जांच हुई, उस जांच में ये मामला सामने आया कि जो वन स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा आयोजित की गई थी वो फर्जी थी, ग्राम सभा हुई नहीं, वहाँ पे कोई कानूनी ग्राम सभा नहीं है। और उसके बाद कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया कि चूँकि जब ग्राम सभा ही नहीं हुए तो ग्राम सभा के आधार मानते हुए जिस तरीके से वन स्वीकृति की प्रक्रिया
पूरी की गई है। जब ग्राम सभा ही फर्जी है तो ये बन स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो नल एंड वाइड है, ये फर्जी, इसको ख़त्म किया जाता तो है। पूरे साल भर हो गए इस घटना को, बावजूद अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, लोगों को भय है। सवाल यही है, जो कांग्रेस सरकार से अपेक्षा ये है कि चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो एसईसीएल हो, चाहे वो अडानी हो, जिन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़े हो या नहीं खड़े हो, हम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून का पालन होना चाहिए। और लगातार पिछले 15 सालों में रमन सरकार ने जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं छत्तीसगढ़ में कानूनों की, वर्तमान सरकार को उनको ठीक करना, हम तो इसके आगे कह रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो 13 नंबर डिपॉजिट का आप उदाहरण प्रस्तुत करिए कि उसकी बंद स्वीकृति को निरस्त करिए, उसकी माइनिंग लीज को निरस्त करिए। हसदेव के अंदर चाहे वो पलसा कोल ब्लॉक हो, चाहे वो मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक हो, बिना ग्राम सभा की सहमति के जो भूमि अधिग्रहण है उसको खिलाफ आप जो है उसको रोकिए। और कोयला मंत्रालय के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये संघीय ढांचे पे हमला है, क्योंकि ज़मीन राज्य का विषय है और आदिवासियों की ज़मीन यदि गलत तरीके से छीनी जाती है तो राज्य सरकार खड़ी होगी। और इसके आगे हमने तो ये लगातार मांग की थी, ये कहा था कि छत्तीसगढ़ रमन सरकार के समय जितने फर्जी ग्राम सभा करके कॉर्पोरेट को ज़मीनें हस्तांतरित हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ, ये दुखद है कहना कि पिछले 2.25 सालों के अंदर फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर जितने कॉर्पोरेट के लिए ज़मीन हस्तांतरण हुई है, ना तो किसी की जांच हो रही, ना कोई कार्रवाई हो रही है। इकलौता आंदोलन के दबाव में, ये कोई राज्य सरकार की उपलब्धि नहीं थी, ये बस्तर के आदिवासियों के संघर्ष का कारण था कि आपने उसकी जांच की, लेकिन 1 साल से आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठे हैं। आखिर मजबूरी क्या है सरकार की, आप उस बंद स्वीकृति को निरस्त नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर के आदिवासियों की आस्था पर भी एक चोट है? जिस पहाड़ पर सरकार या कारपोरेट सिर्फ लोहा देख रही है, कहीं ना कहीं वो पहाड़ आस्था का केंद्र है। 84 गांवों के लिए वो देवता निश्चित तौर पे और सरकारों को सबक लेना चाहिए नियमगिरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण से। और सवाल ये है कि देखिए, कांग्रेस सरकार को तो और इसका पालन करना चाहिए कि ये जो प्रावधान है वो वन अधिकार मान्यता कानून, जिस कानून के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय को सुधारने के लिए कानून बनाया गया। और यूपीए सरकार की यदि सबसे बड़ी कोई उपलब्धि आदिवासी इलाकों के लिए है वो वन अधिकार मान्यता कानून। हम तो ये कह रहे हैं कि वन अधिकार मान्यता कानून का जहाँ जहाँ उल्लंघन है, संविधान की 5वीं अनुसूची का जितना उल्लंघन है, पैसा कानून का उल्लंघन है, उन उल्लंघनों को ठीक करने का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए। ये नज़ीर पूरे देश के लिए बन सकता है, ये मॉडल पूरे देश के लिए बन सकता है कि जो कांग्रेस की सरकारों ने केंद्रीय स्तर पे जो कानून बनाए हैं उनकी राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उनको लागू करने का काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कॉरपोरेट को बचाने के दबाव के चलते ये बड़ी दुखद स्थिति बन रही है। इससे आदिवासियों के अंदर एक आक्रोश है, एक नाराज़गी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक नाराज़गी पैदा हो रही कि कांग्रेस सरकार भी कहीं पिछले सरकार की राय पर आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। तो ये तो हो गई बस्तर की बात। अब हम सरगुजा के उस इलाके की बात करेंगे, सरगुजा और कोरबा के इलाके की, जो बहुत चर्चित मामला है लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में। लेमरू में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, और पहले जिस तरीके से बताया जा रहा था कि काफ़ी बड़ा एक रकबा है, उसमें से रकबा घटा भी दी गया है। लेमरू प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा हो गया, ऐसा देखिए, अभी तक लेमरू को लेकर कोई औपचारिक जानकारियाँ तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारियाँ हैं वो ये है कि देखिए, हसदेव छत्तीसगढ़ का, उत्तर छत्तीसगढ़ का बहुत समृद्ध जंगल इलाका है। हसदेव अरण्य का इलाका 1700 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें 20 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं। 20 में 2 कोल ब्लॉक में माइनिंग हो रही है, पलसा ईस्ट, केतेवासन, चोटिया, और बाकी 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं मदनपुर साउथ, मोलगा, आपका पतुरिया, गिदमुड़ी, पलसा और केते एक्सटेंशन अडानी के द्वारा। हाँ, ये राज्य सरकारों को आवंटित हैं। ये भी एक बड़ी बदमाशी है केंद्रीय मोदी सरकार की कि राज्यों को देके और बैकडोर से एमडीओ मॉडल लाके एक बड़ा करप्शन है, उसकी अलग चर्चा है, अडानी को आप सौंप दीजिए। इस पूरे इलाके को 2009 में जयराम रमेश ने नो गो इलाका घोषित किया था खनन के लिए कि ये यहाँ की जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, घनत्व वन का है, और बांगो बांध जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई जांजगीर में होती है उसका कैचमेंट है। यदि यहाँ माइनिंग होगा तो बांगो बांध खत्म हो जाएगा। मतलब सबसे रिच फॉरेस्ट माना जाता है। एग्जैक्टली। इसको बचाने को लेकर लगातार हसदेव की ग्राम सभाएं, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति बचा के वहाँ के आंदोलन कर रही हैं और अभी तक उसको बचा के रखे हैं। हाल ही में जब कांग्रेस सरकार चुनाव के पूर्व उन्होंने ये कहा था, उस समय रमन सरकार के समय एक लेमलू हाथी रिजर्व आया था, बहुत छोटा था, 420 स्क्वायर किलोमीटर का। उसको उन्होंने ये मना कर दिया बनाने से बाद में कि चूँकि कॉर्पोरेट के दबाव थे, क्योंकि 7 कोल ब्लॉक उसकी सीमा में आ रहे थे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने उस समय ये कहा था
चुनाव पूर्व कि हम आएंगे तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाएंगे। लेमरू नाम कैसे पड़ा था, इसके बारे में भी ज़रा बता देंगे। लेमरू जो है वो लेमरू जगह के नाम पे है, वहाँ का जो एग्जैक्टली आप देखेंगे बालको के आगे जो है वो एक जगह है, उसके नाम पे वो लेमरू का इलाका है। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने आने के बाद जब बनी तो इन्होंने उस एरिया में लेमरू हाथी रिजर्व बनाया और 1995 स्क्वायर किलोमीटर लेमरू हाथी रिजर्व आइडेंटिफाई किया। लेकिन उस लेमरू हाथी रिजर्व में इन्होंने जो महत्वपूर्ण कोल बेलिंग इलाके थे, जो मदनपुर मोरगा, हमें याद है 2016 में राहुल जी आए थे और मदनपुर में उन्होंने सभा की थी और ग्राम सभाओं के साथ उन्होंने ये कहा था कि निश्चित तौर पे हम आपकी आंदोलन के साथ हैं। तो वो इलाका लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बाहर था। हम लगातार राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उस इलाके को बचाया जाए, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी ने आके कमिट किया है ग्राम सभाओं के साथ। तो राज्य सरकार के पास एक रास्ता ये था कि उसको लेमरू हाथी रिजर्व में शामिल करके ग्राम सभाओं की सहमति के साथ उस इलाके को संरक्षण करते। लेकिन 1995 स्क्वायर किलोमीटर में आपने उस इलाके को, आप देखेंगे कि मोलगा मदनपुर से लेकर इस पूरे इलाके को छोड़ दिया। हमारी ये लगातार मांग थी कि ग्राम सभाएं ये सहमत है, उनका कहना है, लोग बोलते हैं कि हम हाथी के साथ रह लेंगे लेकिन अडानी नहीं चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि पलसाई स्थित केतेवासन और चोटिया को के बीच का जो जंगल है उसको ले लिया जाए। उससे बड़ा इलाका जो है 14 कोल ब्लॉक जो है उसकी जद में आएंगे, लेकिन एक बड़ा जंगल इलाका सुरक्षित होगा। हम लोगों की और काफ़ी अलग अलग लोगों की मांग के बाद उस एरिया को शामिल किया गया और शामिल करके सरकार ने एक आदेश निकाला और ग्राम सभाओं से स्वीकृति भी ली गई और ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव भी पारित किए कि हाँ हम सहमत हैं। और हसदेव की करीब 25 ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव भी कर दिए जो कोल माइनिंग प्रभावित है। बाद में कुछ विवाद हुए क्योंकि उस इलाके को और बढ़ाया गया, सरगुजा से विवाद हुआ। वहाँ के सरगुजा के मंत्री टी एस सिंहदेव ने विरोध किया कि 40 गांव को शामिल क्यों किया जा रहा है, ये सारे मसले हुए। तो भाई तो सरकार के ही मंत्री हैं, फिर ये कैसा विरोध? यही बड़ा सवाल है कि ये चर्चाएं कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए। ये चर्चाएं इस तरीके की, उन्होंने ये कहा, बाद में जब हमने ये बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो गाँव सहमत है वो ले लें, जो विरोध है वो छोड़ दें। हमने ये कहा था कि जो कोल बेलिंग एरिया जो है उनको शामिल कर लीजिए। सरगुजा के साली हरिहरपुर से लेते केते एक्सटेंशन का इलाका शामिल होना चाहिए। अभी की स्थिति यह है कि उस समय ग्राम सभाओं ने तो सहमति दी, लेकिन सरकार के अपने ही अंदरूनी जो अंतर्द्वंद हैं जो भी रहे हैं, लेमरू एलिफेंट रिजर्व की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जो है विड्रॉ कर दिया गया। हालांकि इस मसले पे मेरी बातचीत, हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं, जिस पे सार्वजनिक एक बयान सिंहदेव जी की तरफ से आया कि जो गांव सहमत हैं उनको ले लें, जो विरोध कर लें छोड़ दें। यदि आप इसी फार्मूला को अपनाएं तो मैं तो कह रहा हूं कि चलिए 25 गांव तो शामिल हैं। साली सरगुजा का, हरिहरपुर सरगुजा का, घाट बरला पंचायत तो कह रहे हैं कि हमें ले लिया जाए। तो उन गाँव को लेके आप कहीं ना कहीं लेमरू एलिफेंट रिजर्व बना के उस इलाके को सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अभी जो खबर आ रही, मेरे पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस इलाके को जोड़ा गया था लोगों की मांग के आधार पर उसको वापस छोड़ के और 1995 स्क्वायर किलोमीटर में लेमरू को समेट दिया गया। इस मसले पे मेरा एक ही कहना है कि आप 420 स्क्वायर किलोमीटर से भले आप 1920 स्क्वायर किलोमीटर में 1995 में आ जाएंगे, जब तक मदनपुर मोलगा का एक बड़ा वन क्षेत्र का इलाका यदि आप संरक्षित नहीं करेंगे, लेमरू एलिफेंट रिजर्व का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पूरा माइग्रेटरी कॉरिडोर जो है वो उसी इलाके से गुजरता है। दूसरा बड़ा सवाल है, इसी इलाके में मोदी सरकार के द्वारा जब पिछले लॉकडाउन के दरमियान 41 कोल ब्लॉकों के नीलामी कमर्शियल माइनिंग के लिए बात आई, तब छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉक शामिल थे। उस 9 कोल ब्लॉक में 4 हसदेव के और 1 हसदेव से लगा हुआ मांडलायगढ़ का था। राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज की कि ये इलाका हम लेमरू में, बाकायदा इन्होंने पत्र लिखा कि ये बांगों का संरक्षण जरूरी है इस बांध का, और लेमरू हाथी रिजर्व में हम इसको शामिल करना चाह रहे हैं, इसीलिए नीलामी नहीं होना चाहिए। ग्राम सभाओं ने विरोध किया कि हम इसका विरोध करते हैं, नीलामी नहीं होना चाहिए। और कोयला मंत्रालय के द्वारा मोलगा साउथ, मोलगा 2 और मदनपुर नॉर्थ कोल ब्लॉक को कमर्शियल माइनिंग की सूची से हटाया गया और नकिया और फतेहपुर ईस्ट टोटल 5 कोल ब्लॉक को हटा दिया गया। दुखद अभी देखिए यह हास्यास्पद है कि राज्य सरकार ने पत्र लिखा है उसको हटाने को लेके। अभी केंद्रीय कोयला मंत्रालय मदनपुर साउथ के भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर रहा है, जबकि बगल के 2 कोल ब्लॉकों को आपने छोड़ा है। हालांकि एक राज्य सरकार के द्वारा उस पर भी एक आपत्ति जताई गई है, कहते हुए कि ये महत्वपूर्ण संरक्षण के इलाके हैं, यहाँ पर इस प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। लेकिन जो संवैधानिक सवाल है वो अभी भी नहीं उठाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आज भी राज्य सरकार उसको उठाने से बच रही है। लेमरू प्रोजेक्ट मतलब कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार की मंशा थी कि जंगल संरक्षित रहें।
तो क्या इतनी सी बात एक मंत्री को, स्थानीय विधायक को समझ में नहीं आई कि उसका विरोध करने लगे जाकर, जहां लोगों को समझाने की बात होनी चाहिए थी, लोगों को ये बताने की, जागरूक करने की ज़रूरत थी, वहां पर इस तरीके से जाकर? देखिए, अब ये सरकार के अपने अंतल द्वंद हैं, ठीक है। हमारा मसला ये है, बहुत स्पष्ट रूप से कहना ये है कि यदि आपकी मंशा है बचाने की, आपको जंगल बचाने की मंशा है, तो आप कैबिनेट, आप सक्षम हैं, आप उसको नोटिफाई कर दीजिए। सवाल ये है, और यदि कोई मंत्री विरोध कर रहा है तो विद इन कैबिनेट के अंदर या सरकार के अंदरूनी बातचीत क्यों नहीं हो रही है? बातचीत करके उनके जो भ्रम है दूर करने चाहिए। सरकार की मंशा है उनको सार्वजनिक करना चाहिए। उस मंशा के अंदर एक बड़े वन इलाके को कहीं ना कहीं यदि छोड़ दिया जाता है तो ये दुखद स्थिति होगी। इसीलिए ये सरकार के यदि कोई अंतर्द्वंद है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े अंतर्द्वंद हो सकते हैं, क्योंकि ये मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता है। यदि आपने सरगुजा के 40 गांव को शामिल किया, यदि कोई विधायक कह रहा है कि हमारे गांव के 40 गांव को आप हटा दीजिए, लेकिन यदि उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, जो गांव सहमत उनको ले लीजिए, मुझे लगता है ये लाइन महत्वपूर्ण है। ग्राम सभाओं से सहमति लेके उन गाँव को शामिल कर लिया जाए, और जो गाँव सहमति दी हैं उनको शामिल कर लिया जाए। तो ये सवाल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विवाद का सवाल नहीं है। मुझे लग रहा है कि सरकार की यदि मंशा है, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव और जो है मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी आपस में बैठ के, वन मंत्री हैं, बैठ के बात कर लें, और यदि सरकार की मंशा है कि इस इलाके को बचाने, तो रास्ते निकल सकते हैं, उसको निकालना चाहिए। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो स्थिति है, कुल मिलाकर सिर्फ मसला ज़मीन का है। तो आप ये मानते हैं कि आने वाला जो समय है, जहाँ पर पेड़ पौधे और हवा तक जो है वो बेचे जा रहे हैं? देखिए, आज के समय सबसे बड़ा जो द्वंद्व है वो ज़मीन का द्वंद्व है, वो रिसोर्सेस का द्वंद्व है। एक तरफ कॉरपोरेट, उनके लालच के लिए संसाधन चाहिए, जल जंगल ज़मीन। दूसरी तरफ आदिवासी और तमाम ग्रामीण लोगों की वो जीवन जीने के संसाधन हैं, और ये एक बड़ा द्वंद्व है जो रहेगा। सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकारें कहाँ खड़ी हैं। केंद्र सरकार बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो कॉरपोरेट के साथ खड़ी है। राज्य सरकार को कहीं ना कहीं लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, कानूनों के पक्ष में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा जनादेश पिछले सरकार के विरोध में इसीलिए था क्योंकि रमन सरकार कॉरपोरेट के साथ खड़ी थी। वर्तमान सरकार को अपना पाला कहीं ना कहीं लोगों के साथ, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में वो दिख रही है, लेकिन दबाव है, और दबाव के अंदर कहीं ना कहीं आप भी भटकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि भटकेंगे तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में इसको लेकर एक व्यापक नाराजगी होगी, आक्रोश होगा, क्योंकि लोगों के जीवन जीने के जो संसाधन है वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं।